मैथ्स मंत्रा। मैथ्स मंत्रा। आज हम लोग कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.2 यानी प्रश्नावली 2.2 पढ़ने जा रहे हैं। यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 यानी 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है और यहां से हम उत्तर व्याख्या करना शुरू करते हैं कि माना संख्या बराबर x है, ठीक है, और इस संख्या में जो वो प्रश्न कहेगा ठीक वही हमको करना है, अपने मन से कुछ भी नहीं। तो प्रश्न जो कह रहा है उसको हम लिख देते हैं प्रश्न से। ये बात हम कहाँ से लिए हैं? तो प्रश्न से, यानी प्रश्न जो कह रहा था वहीं से, प्रश्न से। तो किसी संख्या के आधे, यानी जो संख्या है इसका आधा। आधा कैसे करते हैं कि आधा, जैसे ये कलम है, इसका आधा क्या करेंगे? बीच में से 2 भाग कर देंगे। यानी किसी भी चीज को 2 बराबर भाग में बांटना को आधा कहते हैं। यानी 2 भाग x है, प्रश्न क्या कहता है कि संख्या, तो संख्या माने हैं x, तो x का आधा कर देना है। आधा का मतलब 2 भाग में, भागा 2 दे दिए, x/2 यानी x भागा 2। तो जो प्रश्न कह रहा था उतना हम कर रहे हैं। किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटा दिया जाए, 1/4 घटा दिया जाए, देखिए जो बोल रहे वही हो रहा है। 1/4 घटा दिया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। 1/8 प्राप्त होता है। देखिए हो गया प्रश्न। अब इसी को देखकर हम प्रश्न बना बोल सकते हैं एक बार कि किसी संख्या के आधे में से यदि 1/4 को घटा दिया जाए तो 1/8 प्राप्त हो जाता है, यानी बराबर 1/8। जो प्रश्न कर रहा था हम लिख लिए। अब इसका सॉल्यूशन कर लेना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर या का चिन्ह देंगे। जब बीच में बराबर आता है, बराबर के दाहिने साइड भी कुछ लिख रहे हैं, बराबर के बाएं साइड भी कुछ लिख रहे हैं, तो हम लोग या का चिन्ह प्रयोग करते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 2 को 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 होगा, इसलिए x को भी 2 टाइम पढ़ेंगे तो क्या होगा? 2x। 4 को एक बार पढ़ने से 4 हो रहा है, इसलिए 1 को भी एक बार पढ़ेंगे तो -1, ये माइनस ये वाला है, बराबर कितना है? 1/8। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि यदि नीचे और नीचे भी आप कटा सकते हैं, ठीक है। तो नीचे 4 से 2 बार पढ़ेंगे तो 8 कट जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर बचा है या 2x - 1, 4 कट गया है, बराबर 1/2। फिर से या लिखेंगे यहाँ पर। ये बटे वाला 2 बराबर के इस पर आएगा तो गुना हो जाएगा, ठीक है। भाग जब बराबर के दूसरे पक्ष में जाता है तो दूसरे पक्ष में जितनी संख्या हो, पद हो, सबके साथ गुना होता है। तो 2x से गुना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4x। 2 - 1 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। 2 गुना -1 -2, और इस तरफ कुछ नहीं, तो अब यहाँ पर 1 बचा हुआ है। उसके बाद फिर से यह लिख लेते हैं। संख्या वाले को एक तरफ ला लेंगे और x वाला जो है उसको अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x बराबर 1 उस तरफ है और ये -2 बराबर के उस पार चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2। तो 2 और 1 मिलकर कितना हो गया? 3। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 4 और x के साथ गुना का चिन्ह है। जब x के साथ से 4 हटाएंगे तो गुना वाला बराबर के उस पार कहाँ जाएगा? भाग में। गुना वाला बराबर के उस पार कहाँ जाएगा? भाग में। इसलिए यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, पहले उधर क्या है? 3 है और 4 भाग में चला गया, यानी x बराबर 3/4। तो यही आपका क्या हुआ? उत्तर हो गया। प्रश्न 1 समाप्त हो गया। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति को परिमाप भी कहते हैं, परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। चौड़ाई हमेशा छोटा होता है और लंबाई बड़ा होता है। तो जो लंबाई और चौड़ाई दोनों आपको ज्ञात करना है। आप दोनों में से किसी एक को मान लीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर, माना
माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर x मीटर एवं आयत की चौड़ाई बराबर दोनों मान लेने के बाद अब हम लोग प्रश्न से प्रश्न जो कहता है वह लिखेंगे। प्रश्न से प्रश्न कहता है यदि किसी आयत की लंबाई, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है तो हम लोग इसकी सहायता से, अंतर की सहायता से यहाँ पर मान लिए। यदि लंबाई x मीटर है तो चौड़ाई क्या होगा, उससे 5 छोटा होगा, यानी x से 5 मीटर छोटा हो गया उसकी चौड़ाई। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि परिमिति 110 है, तो परिमिति बराबर सूत्र होता है, यह लिख लीजिए यहाँ पर कि आयत की परिमिति बराबर, आयत की परिमिति बराबर 110 मीटर, 110 मीटर ये दिया हुआ है प्रश्न में। और आयत की परिमिति बराबर सूत्र होता है 2 गुना लंबाई और प्लस चौड़ाई। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है, 110 मीटर ये दिया हुआ है। और ये है आपका परिमिति बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए आपने लंबाई और चौड़ाई दोनों मान लिया है, तो अब वैल्यू पुट कीजिए, या क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह आ रहा है तो यहाँ पर हो गया 2 और ब्रैकेट में लंबाई x माना है आपने और चौड़ाई कितना माना है, x माइनस 5। ब्रैकेट यहाँ नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बगल में मीटर लिखा हुआ था इसलिए मैंने ब्रैकेट दे दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बराबर 110 है तो 110 लिख देते हैं, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसानी से यह बन जाएगा प्रश्न। 2 यहाँ पर देखिए, एक x इधर है और एक x इधर है, दोनों को मिला देंगे चूंकि दोनों प्लस में ही है, तो 2x माइनस 5, तो 2x गुना 2, यहाँ पर एक x है यहाँ पर एक x है, दोनों मिलाएंगे तो 2x हो जाएगा, और 2x को 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x, और माइनस 2 गुना माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 5 बराबर 10, और ये हो गया बराबर 110। जैसा इधर है तो इधर तो ऊपर से नीचे तक 110 है। अब यह हम लोग फिर से करेंगे कि x वाला टर्म एक अकेला रखेंगे और इधर 110 है तो लिख देंगे, और यह -10 जब बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, +10। अब फिर यह लिख देते हैं, और उसके बाद यदि 4x बराबर कितना हो जाएगा, 120, इसलिए x बराबर, अब नज़दीक में लिख लेते हैं, x बराबर, ये दोनों आपस में गुना का चिन्ह होता है बीच में, तो जब x बराबर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120/4। यदि आप कटाएंगे इसको तो 30 बार में कटता है, यानी 30 चौके 120, x बराबर आपका आंसर हो गया 30, यानी आयत की लंबाई बराबर हो गया 30 और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 5 कम 25। अतः हम यहाँ पर लिख देते हैं, अतः आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई x है तो x बराबर निकल गया 30 मीटर, एवं चौड़ाई बराबर x माइनस 5 है, यानी 30 माइनस 5 बराबर 25 मीटर। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 बहुत बारीकी से समझने का है। यदि आप ठीक से प्रश्न नहीं समझेंगे तो यह प्रश्न आपसे बनेगा नहीं, और यदि बनेगा भी तो बाद में आप भुला जाएंगे कि कैसे बनाए थे। तो आइए पहले प्रश्न को ठीक से समझ लीजिए। यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर
अब 1 किलो चीनी का मूल्य 32 रुपया है। यानी पहले चीनी का कीमत हमको पता नहीं था, 25% जब कीमत बढ़ गया तब 1 किलो चीनी का कीमत 32 हुआ। 25% कीमत बढ़ने के बाद 1 किलो चीनी का कीमत कितना हुआ है? 32 रुपया हुआ है। तो पहले कितना था? हम लोग मान लेते हैं कि पहले x रुपया प्रति किलोग्राम था। माना चीनी का प्रारंभिक कीमत, मैं कलम चेंज कर लूं, चल नहीं रहा है। प्रारंभिक कीमत x रुपया प्रति किलोग्राम है। x रुपया प्रति किलोग्राम है। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए। ठीक है। प्रश्न जो कह रहा है उसको हम लिख देते हैं प्रश्न से चीनी की कीमत में 25%। देखिए पहले x था, अब इसमें कितना हो गया? इसका कीमत हो गया x का मतलब x गुना इसका 25%, इसमें जोड़ना पड़ेगा। प्रतिशत को वहां से नीचे लिखेंगे 100, यहाँ प्रतिशत नहीं लिखेंगे, नीचे 100। प्रतिशत का अर्थ होता है बटे में 100। तो पहले x रुपया कीमत था, अब इसमें 25% बढ़ गया। मतलब हम क्या करेंगे? इसी x का 25% जोड़ देंगे, तब इसका कीमत तब ये कितने के बराबर हो गया? 32 रुपया के बराबर हो गया। यही प्रश्न कहता है कि x प्लस x का 25% बराबर 32। पहले पता नहीं था, लेकिन 25% जब बढ़ गया मतलब जोड़ना है, x का 25% करके जोड़ देना है, तो कीमत कितना हो गया? 32 रुपया। आइए इसको बनाते हैं। यदि आप इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4, यानी x प्लस x/4 बराबर 32, या यहाँ पर लिखना है शुरू में। उसके बाद करेंगे, यदि आप इसको, मैंने बताया था कि यदि इस प्रकार से रहेगा तो सीधे आप आगे वाले से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस x/4 बराबर 32, या फिर से 4x प्लस x बराबर 32 गुना 4, या 4x और 1x मिलाएंगे तो कितना है? हो जाएगा टोटल 5x बराबर 32 गुना 4। तो 32 गुना 4 कितना हो जाएगा? 128। 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 32 चौके 128 हो गया। उसके बाद से फिर यहाँ आप यदि 5 और x में जानते हैं कि गुना है, यदि आप x बराबर लिखना चाहते हैं तो 128/128 यहाँ पर लिखना है, 128/5। ठीक है। अब क्या है कि इसको भाग देना है। अब यदि आपका 128/5 उत्तर है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे? भाग देकर लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 को भी आप बारीकी से समझेंगे। प्रश्न है, दो विभिन्न मूल्य वाली, यानी दो अलग अलग मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य, कुल कलमों की संख्या कितनी है? 35, और 35 कलमों का मूल्य कितना हुआ? 60 रुपया। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया यानी 1.50 रुपया एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया हो तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई? यानी कि महंगी कलमों की संख्या आपको ज्ञात करना है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना महंगी कलमों का मूल्य, माना महंगी कलमों का मूल्य बराबर 100 रुपया। अब आपको पता है यदि संख्या 100 रुपया नहीं, x है, मूल्य नहीं, कलमों की संख्या, यहाँ पर मूल्य नहीं, कलमों की संख्या x है। अब आपको पता है कि दो महंगी और सस्ती कलमों की संख्या जो है 35 है, तो यदि एक महंगी कलमों की संख्या x हो गया तो सस्ती कलमों की संख्या कितनी हो जाएगी? सस्ती कलमों की संख्या
कलमों की संख्या बराबर 35 माइनस x। ठीक है, आप सोचेंगे कि 35 माइनस एक्स कैसे हुआ, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि दो, हम यहाँ पर एक को x बोल देते हैं और एक मान लिया जाए कि दूसरा कलम की संख्या होगी 20। ठीक है, बराबर यहाँ पर हम मान लिए कि एक ठो है 20 है, तो 35 हो गया। अब यदि इसका ज्ञात करना होगा, दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, x बराबर 35 माइनस 20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी प्रकार से यदि यह ज्ञात हमको नहीं रहेगा तो इतना बराबर हम ये बराबर क्या कर देंगे, 35 माइनस एक्स। यदि हमको ये भी ज्ञात नहीं था तो दूसरा बराबर ये सेकेंड है आपका, यहाँ पर सेकेंड है ये, तो सेकेंड बराबर क्या करेंगे, 35 माइनस एक्स। यही मैंने यहाँ पर सस्ती कलमों की संख्या यदि मैगी मान लिया, तो सस्ती आपने क्या किया कि 35 माइनस एक्स। सस्ती बराबर क्या हुआ, 35 माइनस मैगी कलमों की संख्या बराबर सस्ती कलमों की संख्या। ठीक है, आइए हम लोग प्रश्न से, प्रश्न जो कहता है वह लिखेंगे, उसके बाद उत्तर आपका आ जाएगा। आइए यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है इसको समझते हैं। प्रश्न कहता है कि सस्ती कलम 1.5 रुपया प्रति पीस की दर से और महंगी कलम 2 रुपया प्रति पीस की दर से खरीदी गई है और कुल मूल्य जो है 60 रुपया है। तो सस्ती कलम कितना है, 35 माइनस एक्स, 35 माइनस एक्स, और यह 1.5 रुपया प्रति कलम की दर से खरीदी गई है। और उसके बाद महंगी कलमों की संख्या है x और यह 2 रुपया प्रति कलम की दर से खरीदी गई है। दोनों का मूल्य आप मिला देते हैं, योग कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं, तो कुल कलमों की संख्या का जो मूल्य है वह 60 रुपया है। अब गुना करेंगे तो 35 और गुना 1.5 करना होगा आपका। तो 35 गुना 1.5 जब आप करते हैं तो 15 गुना 5 75 और 15 गुना 3 45 और 45 7 हो जाता है आपका 52। ठीक है, और एक अंक के पहले दशमलव है तो एक अंक के पहले दशमलव दे दीजिए। उसके बाद ये वाला माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 1.5x, 1.5x, क्योंकि 1.5 गुना x है तो 1.5 गुना x बराबर 1.5x लिखते हैं, यहाँ पर याद देना नहीं भूलेंगे। उसके बाद ये वाला प्लस और ये वाला फिर 2x बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। आइए उसके बाद फिर क्या करेंगे कि x वाले टर्म को एक कर लेंगे और डिजिट वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पर फिर से या लिखेंगे और क्या हो जाएगा, 1.5x और यहाँ पर 2x है, चिन्ह क्या है, एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है, यानी घटेगा। दो अलग अलग प्रकार का चिन्ह रहने पर घटेगा। तो 2 में से जब आप 1.5 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 0.5x और इसके आगे नहीं कुछ तो प्लस चिन्ह है। जब प्लस चिन्ह वाले को आप बराबर के दूसरे साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा बराबर 60 माइनस 52.5। यदि आप 60 में से 52.5 घटाते हैं तो आपका 7.5 बचेगा। अब क्या करेंगे हम लोग कि x और 0.5 को अलग करेंगे। तो 0.5 जो है यहाँ से हम लोग हटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। तो 7.5 और बटे 0.5, एक अंक के पहले यहाँ भी दशमलव है, एक अंक के पहले यहाँ भी दशमलव है, इसलिए दशमलव ऑटोमेटिक हट जाएगा, हटा लेंगे। और जब 75 में से अब यहाँ पर क्या हुआ, 75/5 हो गया। और जब आप 75 में से 5 से भाग देंगे तो आपका 15 बार में कटता है। तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया x बराबर कितना, 15। यानी कि महंगी कलमों की संख्या x हमने माना था, अब x बराबर प्राप्त हो गया है, इसलिए महंगी कलमों की संख्या आप यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे कि इसलिए महंगी कलमों की संख्या बराबर, महंगी कलमों की संख्या बराबर, कलमों की संख्या बराबर कितना है, x माने थे, x बराबर 15 रुपया। नहीं, संख्या में रुपया नहीं होता है, संख्या कितना हो गया, 15। तो ये हो गया आपका उत्तर। प्रश्न संख्या 5, मैं पहले प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ। प्रश्न है, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है तो उनके
तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो मैं पहले प्रश्न आप लोगों को समझा देता हूँ कि तीनों कोण आपको अनुपात में दिया हुआ है। इस रूप में मैं छोटा फिगर से बना देता हूँ कि ये एक त्रिभुज है। मान लिया इसका वास्तविक कोण आपको पता नहीं है, मैंने समकोण की तरह बना जरूर दिया, लेकिन ये वास्तविक आपको पता नहीं है। तो कोई क्या है, 2 के अनुपात में है, ये क्या है, 3 के अनुपात में है, ये कितना है, 5 के अनुपात में है। अनुपात का अर्थ क्या हुआ, यदि आपका ये, मैं वास्तविक नहीं बता रहा हूँ, 20 है, 2 बराबर 20 तो 3 बराबर कितना, 30, और 5 बराबर कितना, 50। ठीक है, यदि 2 बराबर आपका हो जाता 30 तो 1 बराबर 15 तो 3 बराबर 45 और 5 बराबर 75। तो इसी प्रकार से यही अनुपात का कोई वास्तविक मान नहीं होता है। ठीक है, आप जैसे कि मैं एक और आपको बता देता हूँ, 2:3:5, ये आपके प्रश्न में दिया हुआ है, मैं समझा रहा हूँ, पहले इसको समझ लीजिए। तो यदि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4:6:10, यदि यह भी लिखा हुआ है तो ये भी कट कर कितना हो जाएगा आपका, सभी 2 से कट जाएगा, फिर 2 दूना 4, 3 दूना 6, 5 दूना 10। इसको यदि हम 3 से गुना करके 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 5 तिया 15 भी लिखें, तब भी अनुपात मेरा क्या है, 2:3:5 ही है। यानी अनुपात निम्नतम वैल्यू को हम अनुपात कहते हैं, उसका कोई वास्तविक मान नहीं है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः, त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 2x, 3x एवं 5x है। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोण मान लिए हैं, तो हम उतना कुछ नहीं लिख करके डायरेक्ट लिख देंगे तीनों कोणों का योग, यानी 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब यही हुआ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। यदि आप 2x, 3x और 5x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10x, और 10x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। या फिर हम क्या करेंगे कि x बराबर, दोनों के साथ गुना है, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि यदि गुना वाला चिन्ह बराबर के उस पार जाता है तो वह भाग हो जाता है। तो हम यहाँ से दोनों के बीच गुना का चिन्ह था, x रहने दिया और 10 को उठा के उस पार ले जा रहे हैं, क्या हो जाएगा, 180/10। इसको यदि आप कटाएंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 18 बार में, यानी x बराबर 18। इसलिए तीनों कोण क्या हो जाएगा, इसलिए तीनों कोण बराबर, तीनों कोण क्रमशः, कोण क्रमशः कितना हो जाएगा, 2x, तो 2x बराबर 2 गुना 18 बराबर कितना हो गया, 36 डिग्री। दूसरा कितना हो जाएगा, 3x, तो 3x बराबर 3 गुना 18 बराबर कितना हो जाएगा, 18 तिया 54। तीसरा कितना हो जाएगा, 5x बराबर कितना हुआ, 5 गुना 18, यानी 18 पंचे 90। ये हो गया आपका त्रिभुज के तीनों कोण। ठीक है, प्रश्न संख्या 6, बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं, जिसका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के
कितने सिक्के हैं ज्ञात करें। प्रश्न आप लोग सुन चुके हैं, मैं प्रश्न एक बार समझा दे रहा हूँ। प्रश्न का कहना है कि 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 टका, 2 टका और 3 टका वाला। तो और उसके सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 160 है। और 160 सिक्के का यदि मूल्य जोड़ देते हैं तो वह 300 रुपया हो जाता है। तो अब आपको बताना है कि प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, सिक्के की संख्या बताना है कि 1 रुपया वाला कितना है, 2 रुपया वाला कितना है, 5 रुपया वाला कितना है, सिक्के की संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए हम यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है सिर्फ कि 2 रुपया के जो सिक्के की संख्या है 5 रुपया वाले सिक्के की संख्या की 3 गुनी है। तो हम लोग यहाँ से शुरू में मान लेते हैं कि माना 5 रुपये के सिक्के की संख्या, माना 5 रुपये के सिक्के की संख्या x है। जब 5 रुपया वाला सिक्के की संख्या x है तो आप जान रहे हैं कि 2 रुपये वाले सिक्के की संख्या x के 5 रुपये वाले का 3 गुनी है, इसलिए 2 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी हो जाएगी? इससे 3, ये x है तो ये 3x, ठीक है। और कुल सिक्के की संख्या कितनी है? 160, इसलिए 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 रुपया के सिक्के की संख्या बराबर कुल में से ये दोनों यदि हम माइनस कर लेते हैं, कुल में से ये दोनों 3x और प्लस x को हम घटा देंगे तो शेष हमको सिक्के की संख्या 1 रुपये वाले की मिल जाएगी। यदि कुल मूल्य की बात करें, जैसे कि 5 रुपया वाला सिक्के की संख्या 2 पीस रहेगा तो 2 गुना 5 कर देंगे तो कुल मूल्य निकल जाएगा। 3 पीस है जो 5 गुना 3 कर देंगे, तो हमको संख्या मालूम है कि x पीस है तो हम x गुना 5 कर देंगे। इसलिए यहाँ पर हम प्रश्न से लिखते हैं, अब थोड़ा सा समझिएगा। प्रश्न से 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या कितने हो जाएंगे? 5 गुना x, ठीक है, प्लस 2 रुपये वाले सिक्के की संख्या कितनी है? 3x, और 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या कितनी है? तो 160 माइनस 3x प्लस x, और सभी का मूल्य यदि हम जोड़ते हैं तो प्रश्न में दिया हुआ है कि यह कितना, इसका कुल मूल्य 300 रुपया। ये कितना हो गया? 300 रुपया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि x वाले को एक साथ लिख लेंगे, यहाँ पर या का चिन्ह दीजिए या इसको दीजिए, एक ही बात है। तो 5 गुना x 5x प्लस 2 गुना 3x बराबर कितना हो जाएगा? 6x, प्लस 1 गुना 60 तो 160 ही होगा, माइनस 3x, और यह माइनस इस प्लस के साथ भी गुना हो जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, बराबर कितना हो गया? 300 रुपया, ठीक है। अब इस 160 को उस तरफ कर लेंगे और बाकी x वाले फैक्टर जो है, x वाले टर्म्स जो है, x वाले जो पद हैं उसको हम एक साथ जोड़ घटाव क्रिया करके रख लेंगे। आइए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर है 5x और 6x मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? कुल 11x, और ये माइनस 3x और माइनस 1x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 4x, बराबर उधर लिखा हुआ है 300 और ये 160 प्लस वाला बराबर के उस पार ले जा रहे हैं, बराबर यहाँ आ गया, बराबर के उस पार ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस वाला 160x हो जाएगा, बराबर के उस पार जा करके माइनस 160, ठीक है। और इसके बाद अब करेंगे तो 11x में 4x माइनस हो जाएगा तो आपको पता है कि 7x बचेगा, ठीक है। उसके बाद 300 में से 160 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका? 140 बचेगा, या फिर 7 गुना x है यहाँ पर बराबर 140, तो सिर्फ x बराबर यदि आपको लिखना होगा तो आप क्या करेंगे कि गुना वाला बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। तो 140 में यदि 7 से आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 20, इसलिए x बराबर कितना हो गया आपका? 20। अब आपको पूछा क्या है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या, तो 2 रुपये वाले 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या x, तो x का वैल्यू 20 हो गया। 2 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी हो गई? 3x, यानी 3 गुना 20 60 पीस, और इसमें x वाले में कितना हो जाएगा? तो x का वैल्यू निकाल लेंगे तो 3x और 1x, तो इसको एक बार यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा, 160 माइनस 4x, तो इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए 5 रुपये वाले
सिक्के की संख्या, सिक्के की संख्या बराबर x बराबर कितना हो गया 20 पीस। पीस ना भी लिखें तो 20 ठीक है। अब यहां पर क्या बोलेंगे 2 रुपये वाले, 2 रुपये वाले सिक्के की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो ये है आपका 3x यानी 3 गुना 20 बराबर 60 पीस या 60 जो भी लिखिए। और 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या, सिक्के की संख्या बराबर 160 माइनस 4x यानी क्या कहेंगे कि 160 माइनस 4 गुना 20 बराबर 160 माइनस 20 चौके 80, तो बराबर कितना हो जाएगा 80। तो तीनों प्रकार के सिक्के की संख्या आपको पता चल गया है। ये हो गया आपका आंसर। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के रूप में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उनकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। ठीक है, तो तीनों संतानों को कितना रुपया मिला ये आपको ज्ञात करना है। हिस्से का बंटवारा 1:2:3 में हुआ है। 1 लाख वो अपने पास रखते हैं और 2.5 लाख कुल संपत्ति था। तो आइए हम लोग बनाते हैं प्रश्न संख्या 7। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर मान लेते हैं कि माना प्रत्येक पुत्र को क्रमशः 1x लिखना जरूरी नहीं होता है, सिर्फ x लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि 1 अनुपात है। तो फिर 2x एवं 3x अनुपात को हम लोग मानकर x जोड़ लिए। ठीक है, जोड़ने का मतलब यहाँ जोड़ने से नहीं है बल्कि इसमें एक x लगा दिए। 1x 2x एवं 3x है। ठीक है, अब वो 1 लाख रुपया रख लेते हैं अपने पास, तो 2.5 लाख में से 1 लाख रख लिए तो 1.5 लाख का ही बंटवारा किए हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या कहने का मतलब क्या हुआ, प्रश्न से कि कुल 1:1x को सिर्फ x लिखना चाहिए, क्योंकि x लिखिए 1 लिखिए या नहीं लिखिए वो 1 ही होगा। अभी भी पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे 2x नहीं ना, 1x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 2.5 लाख में वो 1 लाख रख लेते हैं यानी 1.5 लाख बंटवारा करते हैं। ठीक है, 1.5 लाख। यदि आप इसको जोड़ते हैं तो यह कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1x प्लस 2x 3x प्लस 3x बराबर 6x बराबर हो जाएगा 1.5 लाख, या इसको आप 1,50,000 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से बराबर मैं लिख देता हूं 1,50,000। ठीक है, तो x बराबर जब आपको ज्ञात करना होगा, x बराबर तो क्या करेंगे, ये गुना वाला बराबर के उस पर भाग लग जाएगा तो 1 2 3 1,50,000 में 6 से भाग देंगे तो ये आप कितना हो जाएगा 30,000। ठीक है, 30,000। x बराबर कितना आया, तब प्रत्येक के हिस्से में आप जानते हैं कि पहला, इसको बोलेंगे पहला पुत्र, ये दूसरा पुत्र, ये तीसरा पुत्र, इस प्रकार से भी मान लेंगे हम, क्योंकि तीनों संतान का नाम यहाँ पर नहीं है तो आपको पहला दूसरा तीसरा ही बोलना है। इसलिए हम बोलेंगे कि पहले पुत्र का हिस्सा, पहले पुत्र का हिस्सा, पुत्र का हिस्सा कितना हो गया x रुपया यानी 30,000 रुपया, 30,000 रुपया। दूसरे पुत्र का हिस्सा, दूसरे पुत्र का
हिस्सा। दूसरे को कितना मिला है 2x। 2x का मतलब क्या हुआ 2 गुना 30,000। 2 गुना 30,000 का अर्थ हुआ 60,000 रुपया। उसी प्रकार से तीसरे पुत्र को तीसरे पुत्र का हिस्सा कितना हो गया 3x दिया गया है। 3x का मतलब हुआ 3 गुना 30,000। 3 गुना 30,000 का अर्थ हुआ 90,000 रुपया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी उन तीनों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहां पर मान लेते हैं, माना 11 के तीनों गुणज क्रमशः x, दूसरा क्या हो जाएगा x + 1, और तीसरा क्या हो जाएगा एवं x + 2 है। प्रश्न क्या कहता है उसके अनुसार अब ले लेते हैं प्रश्नानुसार, या प्रश्न से जो भी लिखें। तो 11 का पहला गुणज है x, 11 का दूसरा गुणज है x + 1, और 11 का तीसरा गुणज है x + 3, और सबका कुल योग कितना है 231। ठीक है, उसके बाद हम तीनों सबको गुना करके लिख लेंगे। 11 गुना x बराबर 11x, प्लस ये जो 11 है x के साथ भी गुना है, और ये 11 जो है 1 के साथ भी गुना है, तो इसको लिखेंगे 11 गुना x 11x प्लस 11 गुना 1 हुआ, और ये वाला प्लस यहाँ पर, और 11 गुना x यहाँ फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 11x, और 11 गुना 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 33। और 3 नहीं, यहाँ पर 2 करना है, मिस्टेक से हो गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 22। ठीक है, और उसके बाद ये कितना हो गया 231। ठीक है, आइए आगे 11x 11x 11x, x वाले सभी टर्म को एक साथ जोड़ लेंगे, तो 11x 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 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33x। अब यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 22 है, इसको भी जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 33, बराबर कितना हो गया 231। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे कि अंक वाले को अंक के साथ जोड़ लेंगे और बाकी को इस पर रहने देंगे, यानी 33x बराबर हो गया आपका 231 माइनस 33। इधर से प्लस वाला बराबर के उस पार जाता है तो क्या हो जाएगा प्लस 33 बराबर के उस पार गया तो यहाँ हो गया माइनस 33। ठीक है, और घटाकर जब आप लिखते हैं बचा है तो 198 हो गया आपका। अब यहाँ पर या लिखेंगे फिर से, और x बराबर 198/33, क्योंकि ये गुना में है और गुना वाला बराबर के उस पार जाता है तो आप लोग जान चुके हैं कि भाग हो जाता है, यानी 198/33 या 198/33। इसको आप कटाएंगे तो ये 6 बार में पूरा पूरा कट जाता है। अब आपको x मालूम हो गया तो पहली संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए वह तीनों संख्या जो है, ये पहली संख्या जो गुणज है वो क्या हो जाएगा आपका, पहली संख्या भी बोल सकते हैं। यहाँ पर पहली संख्या कितना हो गया, तो 11 गुना x था, तो 11 गुना x बराबर 11 गुना 6 है, तो ये हो गया 66। और दूसरी संख्या क्या होगी यहाँ पर, दूसरी संख्या बराबर 11 गुना x प्लस 1, तो ये हो गया 11 गुना x प्लस x का वैल्यू कितना 6, और 6 प्लस 1 कितना 7, दूसरी संख्या होगी आपका 77। और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या हो जाएगा 11 गुना x प्लस 2 बराबर हो गया 11 गुना x का वैल्यू है यहाँ पर 6 और प्लस 2 यानी 8, तो 11 गुना 8 कितना हो गया 88। 66 77 88, यही वो संख्या ज्ञात हुआ जो आपका उत्तर है।
प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र यानी जीतने वाले छात्र को 2 कलम दिया जाता है एवं विजेता को छोड़कर जो विजेता नहीं है शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया जाता है। यदि 100 छात्र यानी कुल छात्रों की संख्या यहाँ पर 100 है, 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान प्रश्न यहाँ पर भी है, 2 कलम दिया जाता है तो जो माना, यहाँ पर फिर से मानना पड़ेगा कि माना विजेता छात्रों की संख्या, माना विजेता छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या x है। ठीक है, क्योंकि कुल छात्रों की संख्या 100 है इसलिए जो विजेता नहीं है उसकी संख्या कितने हो जाएगी, 100 माइनस x। जो विजेता नहीं है, जो विजेता नहीं है की संख्या कुल छात्र 100 है, उसमें विजेता का घटा देंगे तो जो विजेता नहीं है उसकी संख्या पता हो गया। अब आपको प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्नानुसार लिखिए या प्रश्न से लिखिए। प्रश्नानुसार लिखें। क्या कहा कि जो विजेता है इसको 2 कलम दिया जाता है और जो विजेता नहीं है, तो विजेता नहीं है, इतना संख्या विजेता नहीं है, इसको 1 कलम दिया जाता है। दोनों को मिला देंगे ना, टोटल कितना कलम बांटा जाता है, 120। समझ गए। विजेता की संख्या x है तो इसको 2 कलम मिला है और जो विजेता नहीं है उसकी संख्या 100 माइनस x है, उसको 1 कलम मिला है। यानी यहाँ पर के दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना x 2x प्लस 1 से गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं, इसलिए उसको रहने दीजिए। यहाँ पर 100 माइनस x बराबर 120। या फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर x और x को एक साथ ले लेंगे, 2x में से 1x घटाएंगे तो बचेगा 1x और इस 100 को बराबर के उस पार लेते जाएंगे तो 120 में से क्या होगा, 100 घट जाएगा और सिर्फ बचेगा 20। यानी x बराबर कितना हुआ, 20। यानी विजेता छात्रों की संख्या 20 है। तो हम लिखेंगे क्या, अतः विजेता छात्रों की संख्या, विजेता छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, विजेता छात्रों की संख्या 20 है। प्रश्न है, रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न भी आसान है लेकिन सभी प्रश्न में आपको मानना है, इसमें भी मानना है। माना रवि का उम्र x वर्ष है, x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद रवि का उम्र क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद रवि का उम्र क्या हो जाएगा, 5 वर्ष जुड़ जाएगा यानी x प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा रवि। प्रश्न के अनुसार ही मैं बता रहा हूं। तो रवि के पिता की उम्र, रवि के पिता का उम्र क्या कहता है प्रश्न कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र जो है रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से भी 5 अधिक है। रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने यानी 3 गुना x से भी 5 वर्ष अधिक है। एक चीज यहाँ पर लिखने के लिए छूट गया है, माना रवि का वर्तमान उम्र, ये क्या है, वर्तमान उम्र है। ठीक है, वर्त लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा वर्तमान। यहाँ पर रवि के पिता की वर्तमान उम्र, ठीक ना, तो ये हो गया इतना वर्ष। और 5 वर्ष बाद रवि के पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद, ये वर्ष लिखा हुआ है, बाद
रवि के पिता की उम्र, रवि के पिता का उम्र, तो इनके पिता की उम्र में भी 5 वर्ष जुड़ जाएगा। 3x + 5 के अलावा 5 और वर्ष जुड़ जाएगा, यानी इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3x + 10, ये हो गया 5 वर्ष बाद रवि के पिता की उम्र। ठीक है। और प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का योग, 5 वर्ष बाद जो रवि का उम्र है और उनके पिताजी का उम्र है, यदि आप दोनों को जोड़ देते हैं, x + 5 रवि का उम्र और 3x + 10 उनके पिता का उम्र, दोनों को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यह 47 वर्ष हो जाता है। ये प्रश्न का कहना है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, ब्रैकेट तुम समझाने के लिए आपको दिए, ब्रैकेट की आवश्यकता है नहीं। तो ये x और ये 3x दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, एक प्रकार के टर्म को एक साथ करते हैं, तो 3x और 1x मिलकर 4x हो गया, और 5 यहाँ पर और यहाँ पर 10, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 15। अब बराबर इस तरफ कितना है 47 वर्ष। ठीक है। चलिए, इसके बाद आप यदि x बराबर निकालें तो पहले 4x निकाल लेते हैं, फिर x निकालेंगे। तो 47 माइनस +15 बराबर के उस पार जाएगा, तो -15, और 47 में से यदि आप 15 घटा देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 32 आ जाएगा। या यहाँ पर लिखेंगे, या x बराबर लिखेंगे 32 और ये गुना है, बराबर के उस पार जाएगा तो बटे में हो जाएगा, ये 8 बार में कटा, यानी रवि की वर्तमान उम्र 8 वर्ष और उसके पिता की वर्तमान उम्र 8 तिया 24, 5 29 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे। इसलिए रवि का वर्तमान उम्र 8 वर्ष है। आपसे रवि का ही पूछा है, अच्छा दोनों का पूछा है, दोनों का बता देना है। एवं उसके पिता के वर्तमान उम्र, एवं उसके पिता का वर्तमान उम्र कितना है, रवि के 3 गुने से भी 5 अधिक, यानी रवि का है 8 वर्ष, तो 8 गुना 3 है और प्लस 5, 8 तिया 24 और 5 29 वर्ष उनके पिता का उम्र है। ये हो गया आपका उत्तर, यहाँ रवि का उम्र और यहाँ इसके पिता की उम्र।